नमस्कार, आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एशियंट हिस्ट्री की जो हड़प्पा सभ्यता की क्लासेस है उसका पार्ट 2 देखेंगे। एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, दूसरा वीडियो रहेगा। तो इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन की सीरीज देखते हैं जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ तक कि एसएससी के लिए ज़्यादातर महत्वपूर्ण होते हैं और वनडे एग्जाम के लिए भी ज़्यादातर महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा साइट थी इस सभ्यता का सबसे पहले नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले खुदाई की गई थी, यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया था। इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। और सिंध घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है कि सिंधु नदी के आसपास, मतलब इस सिंध नदी के आसपास ही यहाँ के साइट्स मिले हैं, यहाँ के अवशेष मिले हैं, पुरास्थलों की खोज किया गया है ज़्यादातर यहीं इसी नदी के आसपास मिलने की वजह से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोज हुआ था वह किसने किया था? क्योंकि यह महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो पहली साइट था, पहला ऐसा स्थल था, पूरा स्थल था जो कि सर्वप्रथम खोजा गया। तो ये हड़प्पा सभ्यता में पहला साइट है जो सर्वप्रथम खोजा गया था। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये विकल्प है सर जॉन मार्शल, दिख रहा होगा आप लोग का। बी विकल्प है आर डी बनर्जी। ये है एक कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। और डी विकल्प है दयाराम साहनी। तो 1921 में, लगभग 1921 में दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा नामक पूरा स्थल की खोज किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह का मतलब यह है कि समुद्र किनारे कोई स्थल था जिससे यह प्रमाण मिलता हो कि यह मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापार करते थे। तो यहाँ के जो सभ्यता थी, यहाँ पे जो बंदरगाह थे वो लोथल बंदरगाह था जो कि गुजरात है, जो समुद्र किनारे स्थित है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ पे बहुत सारे नाव के अवशेष भी मिले हैं। तो इस वजह से हम मान सकते हैं कि यहाँ पे लोथल नामक स्थान से बंदरगाह रहा होगा या यहाँ से व्यापार किया जाता होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोथल। और तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन समाज यानी हड़प्पा कालीन सोसाइटी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वह 4 वर्णों में विभक्त थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यह उसके पहले की सभ्यता है, वैदिक कालीन सभ्यता की, वैदिक कालीन समाज के पहले का समाज है। तो यह समाज जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त नहीं था। यहाँ का जो समाज था वो जो था वह व्यापारिक वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापार यहाँ का चरमोत्कर्ष पर था, वस्तुओं का उत्पादन उच्च कोटि के किया जाता था। यहाँ हम अभी देखें कि जो लोथल नामक स्थल है यहाँ से व्यापार मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में भी लेन देन किया जाता था। वस्तुओं की बड़ी मात्रा में, यहाँ के कपास वस्तु की बड़ी मात्रा में मांग थी मेसोपोटामिया में यहाँ। और इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, एक सिविल सोसाइटी थी। तो यहाँ पे विद्वानों का भी वर्चस्व था और यह जो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों के भी अवशेष मिले हैं। वहाँ पे जब उसका उत्खनन किया गया है तो 2 पार्ट मिले हैं, एक दासों से संबंधित भी जानकारी मिलती है पर इसका स्पष्ट उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता क्योंकि हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। हमें जो पूरा स्थल, पूरा अवशेष मिलते हैं उस समय के प्राचीन काल के जो उपयोग की गई वस्तुएं होती है उसको हम पूरा अवशेष बोलते हैं। ठीक है, पुराने समय में जो वस्तुओं जो समाज के लोगों द्वारा वस्तु उपयोग की जाती थी, बर्तन हो गए, वो मिट्टी के बर्तन हो गए, खिलौने हो गए, उनसे संबंधित तो जानवरों, पशु पक्षियों इत्यादि जो पूरा अवशेष मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हम उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो इसे हम आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसे पुरातत्व एक ही शाखा होती है। तो ये जो समाज था इनका विद्वान,
पहली बात है, इसमें एक योद्धा वर्ग में विभाजित था, व्यापारी तो हम लोग जानते ही हैं, श्रमिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है तो वैदिक कालीन है, ये होगा नहीं। राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र तो बहुत बाद में राजा की अवधारणा आई। ठीक है, तो पहले कबीले थे, पहले इस तरीके से ये सब जो अवधारणाएं हैं पुरानी अवधारणाएं, बाद की अवधारणाएं हैं। शिकारी और पुजारी, पहला जो ऑप्शन था शिकारी, पुजारी, किसान, श्रमिक। तो शिकारी जो आखेटक थे वो पाषाण कालीन सभ्यताओं का ये शिकारी आखेटक हुआ करते थे। उसके बाद जो सभ्यताएं विकसित हो गए उसमें ज़्यादातर व्यापार का महत्व बढ़ा। इस वजह से आपका ये ऑप्शन नंबर ये होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ठीक है, तो 4 विकल्प दिया है, इसमें कौन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जानकारी है जो उसके अनुकूल है। तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है, जानकारी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें अश्वमेध यज्ञ बहुत बाद में आया, वैदिक कालीन सभ्यता के बाद में आया। राजाओं का जब वंश का जब इतिहास में वंशों का जानकारी हमें मिलने लगी, मौर्य वंश जैसे मरुत्तर वंश, तब जाके हमें इस यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। वेदों के बारे में भी, वेदों में भी इसका उल्लेख है। तो ये जानकारी बहुत बाद की है, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही नहीं होगा। गाय उनके लिए पवित्र थी, तो गाय के बारे में हड़प्पा वासी जानते ही नहीं थे। बैलों का महत्व अधिक था, उनके मोहरों पर बैल की आकृति छपी हुई मिलती है, जबकि गाय की आकृति के या गाय के बारे में उनकी जानकारी ऐसा कोई अवशेष पुरातत्वविदों को नहीं मिलता। तो ये वाला भी विकल्प गलत हो जाएगा। फिर है कि उन्होंने पशुपति की सम्मान प्रारंभ करना, मतलब पशुपति के बारे में उनको जानकारी थी कि नहीं। तो ठीक है, हाँ, पशुपति के बारे में जानकारी थी। एक हमें वो मिला है, पशुपति की आकृति का ऐसे करके मिला है जो बना हुआ है। इसके आगे दाएं बाएं जो है विभिन्न प्रकार के पशु, हिरण, जानवरों की आकृति है, जिसे हम पशुपति की मूर्ति के रूप में जानते हैं, पशुपति। तो इस तरीके की योगासन की मुद्रा में तो ऐसे बन नहीं पाया हमसे, पर इस तरीके की आकृति नहीं थी, किसी और तरह की आकृति थी। तो यह पशुपति की मूर्ति के रूप में हमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यह कथन जो है सही है। तो इस तरीके से हमें पशुपति की आकृति मिलती है, योगासन मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? योग की मुद्रा में है, और इसका उल्लेख ज़्यादातर लोग योग से मानते हैं, योगासन की मुद्रा में। ठीक है, योगासन की मुद्रा में पशुपति की मूर्ति हमें प्राप्त है, जिससे यह भी जानकारी मिलती है कि योग का जो इतिहास है इतना पुराना जाता है, हड़प्पा सभ्यता तक पुराना हमारा योग का इतिहास जाता है। तो इसके बारे में कथन प्रॉपर रूप से सही है, यानी पूरी तरीके से सही है कि वे लोग पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ करते थे। और चौथा डी विकल्प है कि उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो ऐसी कुछ हमें जानकारी ऐसा नहीं मिलता। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, यानी ये हड़प्पा की सभ्यता के उचित, हड़प्पा सभ्यता का यह सही तरीके से व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता लोग जो थे किस तरीके की समाज में सामाजिक बंटवारा था, क्योंकि वर्ण आधारित समाज था या फिर वह सामंतवादी था या किस तरीके था, या जाति आधारित था या दासों के बेस पे डिवाइड था। तो देखिए, पहला विकल्प है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो वर्ण आधारित हमारा वैदिक कालीन समाज था, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। ठीक है, जाति आधारित जो है यह बहुत बाद का है, गुप्त काल में जातों का उद्भव होना प्रारंभ किया था। उसके पहले वर्ण आधारित व्यवस्था थी, दास श्रमिक व्यवस्था, ये भी हमें वैदिक कालीन ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह था उचित समतावादी। यहाँ पे ज़्यादा लोगों में एक समानता था, हाँ इतना था कि उनका कार्य अलग अलग बंटवारा था, पर उनको हीन भाव से नहीं देखा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वे उचित समानतावादी, यानी कि
उचित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उस पे आधारित थी। तो इसी तरीके से हम इसका आंसर चूज कर सकते हैं, उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो हड़प्पा सभ्यता जो पहले बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह त्रिभुजाकार थी, जैसे कि उसकी जो मार्किंग है पूर्व में पश्चिम से, ये आपका आलमगीरपुर हो जाता है, इधर महाराष्ट्र, यहाँ पे आलमगीरपुर, ये अहमदाबाद, ये जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान का एरिया। तो इस तरीके से त्रिभुजाकार जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है वर्गाकार, ऑप्शन नंबर बी है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार गोलाकार, डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो संपूर्ण इसका जो एरिया था, जो इसका क्षेत्रफल भूभाग था, वो त्रिभुजाकार आकृति में था। ठीक है, पूर्वी सीमा जो थी आलमगीरपुर तक थी, उत्तरी सीमा जो जम्मू कश्मीर तक थी, दक्षिणी सीमा आपके महाराष्ट्र तक थी, और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान तक कवर करती थी। इस तरीके से त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला यह आकृति सभ्यता का विकास हुआ, फला फूला। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। तो इसमें है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से, उसके उत्खनन से बृहद स्नानागार का मतलब होता है कि वो बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ स्नान यानी सामूहिक स्नान का एक जगह था। यह कहाँ पे पाया गया, तो इसकी खुदाई जो हुई थी वह मोहनजोदड़ो में हुई थी। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। तो सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का निर्माण होता था, ये लोग हम जानते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पक्की ईंटों का पक्की ईंटों से बने मकान मिलता है, उसके अवशेष से हमें प्राप्त होता है। वो ईंटें बहुत ही उच्च क्वालिटी की थी, उच्च गुणवत्ता की थी। तो वो लोग जब ईंटों को बनाते थे तो उस पर कुछ अलंकरण करते थे। वो खास स्थान से मिला है, वह है कालीबंगा से। ठीक है, तो ये कालीबंगा से ही ईंटों के अलंकरण का हमें साक्ष्य मिलता है। अगला साक्ष्य है कि अगला क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता को हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो वह स्थल कौन सा है कि हड़प्पा सभ्यता में जहाँ पे खेती के अवशेष मिलते हैं, वो भी हल के माध्यम से। तो वो भी देखें तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा, चनोदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो इसका भी आंसर होगा कालीबंगा। यहाँ से हड़प्पा का जो स्थल है कालीबंगा, वहाँ से खेत में हल से जोते खेत के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आगे का देखिए क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। इस तरीके से हम लोगों ने कल और आज मिलाकर कुल 20 क्वेश्चन देख लिए। आगे इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन देखते रहेंगे, और इससे आप अगर रिवाइज करते हैं तो आपको याद हो जाएगा, और इससे आपको फैक्ट याद रहता है तो लिखने में आसानी होती है, जिससे आप आगे आसानी से इसे समझ सकते हैं। और इसको जब हम क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।